हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डी कोड एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है आर ओ से सम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रैक्टिस नंबर 2 तक पूरा हो चुका है और उसे आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं। और इस आज की वीडियो में हम लोग चाहेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा सभी जीएस के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएं। और मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी प्रश्न खत्म हो जाएं, बस एक तरह से देख लिया जाए कैसा प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या करा है। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि लार्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत 1850 में विलय किए जाने वाला बघाट राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। देखिए, बघाट राज्य के बारे में और जो कोई मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें ज़रूर पढ़े होंगे कि ये जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके अंतर्गत कुछ राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन के अधीन मिला लिया गया था। और उन्हीं जो राज्य थे किस क्रम में, मतलब किस वर्ष के क्रम में मिलाए गए थे, उन्हीं क्रम को कई बार एग्जामों में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछ देता है। तो ये इसमें ये पूछ दिया कि बघाट जो था 1850 में मिलाया गया था, वो किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये जो बघाट है 1850 में अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था वो बेपगत सिद्धांत के अंतर्गत, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। वन का क्या हो जाएगा आंसर सी। और यहीं थोड़ा सा देख लें कि जो सतारा राज्य था वो 1848 में मिलाया गया था। जैतपुर व संभलपुर जो राज्य था 1849 में अंग्रेजी शासन में लाया गया। बघाट तो 1850 दिया। ये उदयपुर जो था 1852 में, फिर झांसी 1853 और नागपुर 1854 में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पूछा क्या, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दिया कि ए पैसेज इंडिया EM फोर्ट सर, तो क्या है ना, ये सही है, ये सुमेलित है। एक का ए पैसेज टू इंडिया EM फोर्स्टर, ये सही है। उसके बाद से द व्हीकल ऑफ हिस्ट्री, तो इसको किसने लिखा था, द व्हीकल ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट है अवर इंडियन मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया है, जो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ये इसको लिखे थे W हंटर। अवर इंडियन मुसलमान को किसने लिखा था, तो इसको लिखा था W हंटर ने, W हंटर ने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवर मुसलमान किसने लिखा था, W हंटर ने। और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, नीचे दिया है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, इसको लिखा था किसने, भगत सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सी क्या है, गलत है। अगला प्रश्न पूछ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केविन एस्टर ने किया था। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केविन एस्टर ने किया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आप दिया है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, न तो 1 और न तो 2 दोनों सही है, मतलब दोनों नहीं सही है। और डी में दिया है क्या कि दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों कथन क्या है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केविन एस्टर ने किया था, ये भी सही है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कार्डों से वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसमें देखिए क्या होता है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए एक प्रकार की ये प्रौद्योगिकी उपकरणों को एक साथ इंटरनेट के माध्यम से इसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल घरों में सारे AI से संबंधित सभी उपकरण लग रहे हैं, जैसे इंटरनेट। और इसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक हिस्सा है, जैसे कि घर में कुछ जैसे बल्ब लगा दिए गए हैं, दरवाज़ा लगा दिए गए हैं। और जो आप घर में नहीं हैं तब भी क्या होता है ना कि वो सेंसर जो लगे होते हैं उसके माध्यम से, और जो वो सेंसर पता कर लेते हैं घर में कोई नहीं है, इसलिए दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और उसकी जो सूचना होती है आपके मोबाइल से, जो उपकरण जो जुड़ा रहता है, मतलब उस आपके मोबाइल में इसके बारे में पता चल जाता है। तो इसी के बारे में ये प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है कि रामपुर घराना किराना, संगीत का रामपुर घराना व किराना घराना क्यों प्रसिद्ध है। जो संगीत का रामपुर घराना था
संगीत का एक रामपुर घराना और किराना घराना ये प्रसिद्ध क्यों है? ख्याल गायकी के लिए, ध्रुपद गायन के लिए, तबला वादन के लिए या सितार वादन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जो रामपुर घराना और किराना घराना है ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं थोड़ा सा एक बनारस घराना देख लें, तो बनारस घराना भी में भी ख्याल गायकी है, लेकिन वहाँ पे ख्याल गायकी के साथ ध्रुपद, ठुमरी, टंपा, कजती, चैती, भजन, गजल ये इन सभी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और लखनऊ घराना जो था ये ख्याल गायकी और ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्धकल्पिकी की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, शिवालिक के क्षेत्र, रुहेलखंड और विंध्याचल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है ये आर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दे रहा है कि 6, प्रश्न संख्या 6 दे रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। जिन देशों में कर जीडीपी अनुपात उच्च होता है वे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च कर पाने में सक्षम होते हैं। ये क्या है ना, अभिकथन जो है क्या है? सही है। उसके बाद से आमतौर पर विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कर जीडीपी का अनुपात उच्च होता है। ये भी कारण क्या है? दोनों सही है। दोनों कथन चूंकि सही है तो अब देखेंगे इसमें सही ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिन देशों में कर जीडीपी का अनुपात उच्च होता है वे बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आमतौर पर विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कर जीडीपी अनुपात उच्च होता है। देखिए ये मतलब कारण जो है इसका सही मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए कथन तो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 6, कथन तो दोनों सही है लेकिन जो कारण है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के केंद्र रहे हुलास, अम्बेखेरी, बड़गांव व नसीरपुर स्थल किस जनपद में स्थित है? लखनऊ में तो होगा ही नहीं, क्योंकि लखनऊ में अभी तक कोई मतलब हड़प्पा स्थल नहीं मिला है। उसके बाद से क्या है कि मेरठ, सहारनपुर, हापुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। जो हड़प्पा के केंद्र रहे हुलास, अम्बेखेरी, बड़गांव व नसीरपुर ये सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदी और इसका ऑप्शन 1 में नहीं आएगा तो हम लोग इंग्लिश में ही देख लेते हैं इसका, ठीक है। दिया है कि एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है और दूसरी तरफ स्टेट है, तो इसमें मिलान करना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है। तो देखिए नोकरेक पता है, नोकरेक और जो नोकरेक सबको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कोई पढ़ा होगा। तो नोकरेक जो है मेघालय में, ए का किससे मिल रहा है? थर्ड में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पहले, अब देखिए एक और मिल गया ना, तो क्या करेंगे पहले हम चेक कर लेंगे कि ए किस में मिल रहा है, कौन कौन ऑप्शन मिल रहा है। ए में मिल रहा है तो सही हो सकता है, बी में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? कैंसिल होगा। सी में मिल रहा है तो सही हो सकता है, डी में नहीं मिल रहा है तो इसको पहले ही कैंसिल कर देंगे और अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद से डिब्रू साइखोवा। तो डिब्रू जो साइखोवा है ये पड़ता है आपका असम में। कहाँ पड़ता है? डिब्रू साइखोवा। ये थोड़ा नाम से ही लग रहा है, डिब्रू जो असम में है एक वहाँ का शहर, तो उसी के नाम पे है डिब्रू साइखोवा। तो ये असम है। अब देखेंगे बी का 4 किस में सुमेलित है। बी का 4 ए में सुमेलित है, बी में है तो ये पहले से कैंसिल है, और ऑप्शन सी में नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, डी में तो पहले से ही कैंसिल था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नोकरेक जो है मेघालय में है, डिब्रू साइखोवा जो है ये असम में है, और ये अगला है शेषाचलम पहाड़िया, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में है, और सिमलीपाल सबको पता ही होगा ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व मलेरिया दिवस जो कि कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए क्या है? सही है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है।
अगला दिया विश्व क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। बचा क्या, डी अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 सितंबर को नहीं मनाया जाता, कब मनाया जाता है, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों क्या हैं, सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की इत्र की राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है कि विश्व के इत्र की राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ब्रेडा नीदरलैंड, ग्रास से फ्रांस, सी है ग्वांगझू चीन का जो है, गिरोना स्पेन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ग्रासे फ्रांस। और जो कोई भी थोड़ा सा भी अगर जो परफ्यूम वर्फ्यूम से संबंधित थोड़ा मतलब परफ्यूम में जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता होगा, उसको पता होगा कि जितने भी जो महंगे ब्रांड के इत्र हैं वो फ्रांस में ही बनाए जाते हैं। फ्रांस के शहर को मतलब इत्र नगरी भी कहा जाता है एक तरह से। और यहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, जो उत्तर प्रदेश भारत की, तो भारत की जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी जो कन्नौज राज्य है उसको भी भारत की इत्र राजधानी के रूप में ही भी जाना जाता है। यहाँ तो पूछ दिया था कि राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है। यही फूलों की भूमि पता है, इन नीदरलैंड को जाना जाता है, और गुलाबों की भूमि बुल्गारिया को जाना जाता है। खैर इस तरह से याद किया जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। 11 का डी, तो सॉरी ऑप्शन विश्व में आर्थिक मंच, अंकटाड, विश्व व्यापार संगठन या आर्थिक सहयोग व्यापार संगठन। तो ऊपर से जो ये तीन है, विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड व विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों इनका मुख्यालय कहाँ है, ये जेनेवा में है। बाकी जो ये आर्थिक, ऑप्शन डी का आर्थिक सहयोग व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, और इसका मुख्यालय यह है पेरिस में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका पेरिस में है। अब पेरिस पड़ता कहाँ है भाई, तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में आर्थिक सहयोग व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। कब की गई थी, 1961 में आर्थिक सहयोग व्यापार संगठन। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी स्थापना एक कभी कभी ना प्रश्न मतलब इसके स्थापना वर्ष से भी प्रश्न पूछ लेता है। और जो अंकटाड की स्थापना है 1964 में की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में, ये सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल देखते हैं किसमें, ए का है, किससे, थर्ड से सम्मिलित हो रहा है, अर्थात ए का किससे सम्मिलित हो रहा है, थर्ड से। उसके बाद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये नेहरू महालनोबिस मॉडल से था। किसे था, नेहरू महालनोबिस मॉडल से, अर्थात बी का किसे जाएगा, फोर्थ में, अर्थात बी का किसे मिल रहा है, फोर्थ में। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था ये जे सैंडी, कहाँ गया भाई, हाँ जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से, अर्थात सी का किससे जाएगा, 2 से, सी का 2 से सम्मिलित होगा। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एक ही बचा है, गाडगिल फार्मूला से ये सम्मिलित हो जाएगा। अब देखते हैं कि ए का 3rd, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 किस में सम्मिलित है, किस ऑप्शन में। तो नीचे दिया है ए का 3rd, ए का क्या था, ए का 3rd था ना, तो ये इसमें बी में नहीं है, ए में भी नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सी में है सही हो सकता है, डी में हो सही हो सकता है। उसके बाद क्या था, बी का 4th था, बी का क्या था, 4th था, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर जो था, दूसरा जो द्वितीय पंचवर्षीय था ये नेहरू महालनोबिस से संबंधित था, तो बी का क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, बी का 4 चेक करेंगे, ये तो सी में था ही, और बी ऑप्शन सी में ए का 3rd भी मिल रहा है, बी का 4th भी मिल रहा है, और ऑप्शन किसी में नहीं मिला इसलिए कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रजाति दिया है, दूसरी तरफ फसल दिया है। तो ये कुफरी जो हिमसोना है, कुफरी हिमसोना किसका, अच्छा सॉरी पूछा है कौन सुमेलित है, तो कुफरी हिमसोना
ये प्याज दिया है, तो ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कुफरी हिम सोना है ये किसका प्रजाति है, ये आलू का प्रजाति है। कुफरी हिम सोना ये आलू का प्रजाति है। उसके बाद दिया है जो बहार सरसों, बहार किसका प्रजाति है, दिया है किसका, सरसों। तो बहार जो है ये सरसों की प्रजाति नहीं है, बल्कि ये क्या है, अरहर की प्रजाति है। बहार जो है ये अरहर की प्रजाति है। नेक्स्ट एक पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड भी किसका, इसमें दिया अरहर, और जो पूसा बोल्ड है ये अरहर की प्रजाति नहीं है, ये सरसों की प्रजाति है। ठीक, अर्थात ऊपर से जो तीनों हैं ये सुमेलित नहीं है, लेकिन जो अनामिका है ये धान की प्रजाति है। अनामिका क्या है, धान की प्रजाति, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में परिचालन जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। और जो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ है, केरल में, और केरल में 0.8%, 0.18% 0.185 मतलब हेक्टेयर जो है पर व्यक्ति के यहाँ से हिसाब से है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, नागालैंड। नागालैंड में इसलिए है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, और जनसंख्या कम होगा तो भाई औसत जोत ज़्यादा होगा ही, तो इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम अर्थात एस्मा को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया। अनुरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1958, 1968, 1978 या 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1968 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पद का सृजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो इसको क्या ना, इस जो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होता है, इस पद का सृजन अटल बिहारी वाजपेयी के काल में किया गया था 1999 में। कब, तो 1999 में ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद को सृजित किया गया था। और जो ये पहले जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे कौन थे, सबको ये बहुत ही फेमस नाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है। क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या फेरिस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच को चटक लाल रंग प्रदान कौन करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड है। उसके बाद से एक मिनट कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट है थोड़ा, ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसका आंसर तो सी हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूप्रस ऑक्साइड कांच को लाल चटक रंग प्रदान करता है। लेकिन ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ये हरा रंग प्रदान करता है। क्या ये कांच को किसका रंग का, हरा रंग प्रदान करता है ये। और ये कोबाल्ट है ये गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्या, तो ये गहरा नीला रंग, ये गहरा नीला रंग प्रदान करता है। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग प्रदान करता है। क्या, तो ये भूरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया है कि भारत जीवन बीमा निगम की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना या भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना। तो भारतीय जीवन बीमा जो निगम की स्थापना की गई थी, इसको कब किया गया था, 1956 में। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 1900, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1900 कब किया गया था, तो 1956 में। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो इसको हम केवल सन लिखते हैं, ये 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण जो इसका 1949 में होता। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सेबी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। फिर उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम जिसे आईडीबीआई भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। अब पूछा है कौन पहले है कौन बाद, उसके बाद से क्रम से। तो पहले क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, नहीं उसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, तो इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा क्या? 2। उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो 1956 में, उसके बाद आएगा 2(1). नेक्स्ट आएगा क्या? भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना जो 1964 में जिसकी स्थापना की गई थी, तो उसके बाद आएगा 2(1)(4) और बचा क्या? 3। तब देखते हैं 2(1)(4)(3) किस ऑप्शन में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में 2(1)(4)(3, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी। और थोड़ा सा भी लेकिन कॉमन सेंस और जो इस यूज करेंगे तो देखिए ये उन्हीं लोगों से होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखे होंगे, प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे या कई बार प्रश्नों को पढ़े होंगे। तो इस सभी में ना क्या दिख रहा है ना कि भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण ये तो सब पहले हुआ था, लेकिन जो सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। अब देख लेंगे कि 3 किस प्रश्न में लास्ट में है सबसे, ठीक है। अब देखिए 3 किस में? बी और डी में है, ए और सी में ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। और मतलब इसी तरह से कॉमन सेंस लगा के जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्व को दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रश्न को दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि, लोसार, नवरोज, वेस्तु। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो उगादि है, ऑप्शन नंबर ए। उगादि को दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और उगादि को क्या है ना, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, इसको गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नवरोज जो ये त्यौहार है ये किसका है? फारसियों का त्यौहार है। और जो लोसार होता है, लोसार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके द्वारा ये लोसार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाकार, दूसरे तरफ रचना। पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? रश्मि रथी। ये देखिए बहुत ही मतलब इनका ये रश्मि रथी तो सबको पढ़ना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये रचना है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की रचना जो है क्या है? स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की, ये भी सुमेलित है। पूछा कौन सुमेलित नहीं? उसके बाद जयशंकर प्रसाद, ये भी सुमेलित है, जयशंकर प्रसाद कंकाल। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, तो भारतीय संस्कृति के स्वप्न। तो भारतीय संस्कृति के स्वप्न स्वर हैं, भारतीय संस्कृति के स्वर हैं ये। तो भारतीय संस्कृति के जो स्वर हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था? तो इसको लिखा था महादेवी वर्मा ने, इसको लिखा था महादेवी वर्मा ने। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है मैला अंचल। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आज़ादी के समय जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में दिया गया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है कि संगम युग में दक्षिण भारत में किन राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए? चोल, चेर, पांडव या पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडव। संगम युग में दक्षिण भारत के किन राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए? तो ये पांडव इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि मेरी इच्छा है कि मैं उसी माँ से दोबारा जन्म लूँ और उनके लिए फिर से वही मौत मरूँ। यह वाक्य किस क्रांतिकारी ने फांसी दिए जाने से पहले अपने अंतिम शब्दों के रूप में कहा था? भगत सिंह, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल। सबको पता है इन चारों लोगों को कहीं ना कहीं फांसी दिया ही गया था। तो लेकिन इसके ये जो कथन ऊपर जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं उसी माँ से दोबारा जन्म लूँ और उनके लिए फिर से वही मौत मरूँ, यह वाक्य जो था मदन लाल ढींगारा का ये वाक्य था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों को उनके शासन काल के अनुसार सही काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। अगला के प्रश्न दिया है कि कृष्ण प्रथम, ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद द्वितीय या अमोघ वर्ष। ये जो सभी जो है राष्ट्रकूट शासक हैं और जो ये कृष्ण प्रथम थे
सबसे पहले दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट राष्ट्र की स्थापना किया था। उसके बाद कृष्ण प्रथम आए थे जो 1757 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक थे। इसलिए जो ये 1757 से थे। देखिए दंती दुर्ग के बाद से कृष्ण प्रथम आए जो कि 1757 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक ये रहे, अर्थात एक पहले। उसके बाद से आए कृष्ण प्रथम, उसके बाद से गोविंद द्वितीय। अब देख लेंगे कि एक के बाद से किस ऑप्शन में तीन तीन है, क्योंकि एक और तीन, पहले गोविंद द्वितीय, उसके बाद से पहले कृष्ण प्रथम, उसके बाद गोविंद द्वितीय। ऑप्शन नंबर एक और तीन पहले इसलिए सही हो जा सकता है। तीन और एक है ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दो और तीन है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। तो गोविंद द्वितीय के बाद से आए कौन? ध्रुव, जो क्या कहते हैं धारावर्ष। अब देखते हैं कि दो, एक और तीन के बाद से दो किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में एक, तीन के बाद से दो हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो कृष्ण प्रथम थे ये 1757 से लेके सॉरी 1700, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या कर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन एक तरफ से नाम, प्राचीन नाम दे दिया, उसके तरफ वर्तमान जनपद दे दिया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है किसमें किया दिया? गोनर्द। तो ये गोनर्द था, इसका पुराना नाम क्या था? गोंडा ही नाम था। और ये बलवंत नगर का जो पुराना नाम था बलरामपुर इसमें दिया है। ये बलवंत नगर का पुराना नाम बलरामपुर नहीं था, ये क्या था? झांसी। झांसी का ही पुराना नाम क्या है? झांसी का पुराना नाम क्या है? बलवंत नगर। तो इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो बलवंत नगर का क्या हो जाएगा? झांसी। और कोयल का क्या पुराना नाम क्या था? तो अलीगढ़ ही था। और कान्हापुर का पुराना नाम क्या था? कान्हापुर का पुराना नाम कानपुर ही था। ऑप्शन 20 का सही है। बलवंत नगर का पुराना नाम क्या था? झांसी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौशाम्बी यमुना नदी किनारे अवस्थित है। 25 प्रश्न क्या 25 का है। कौशाम्बी जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। पूछा कौन असत्य नहीं है? असत्य है, तो ये सही है, क्योंकि कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जौनपुर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी क्या है? 20 सही है। नेक्स्ट है कि कन्नौज रामगंगा नदी किनारे अवस्थित है, ये क्या? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कन्नौज जो है रामगंगा के नहीं, केवल गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक, केवल गंगा नदी के किनारे हैं। उसके बाद बहराइच राप्ती नदी किनारे स्थित है, ये भी क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये कन्नौज जो है रामगंगा नदी किनारे नहीं स्थित है, केवल गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग प्रश्न संख्या जो 26 है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा व मंदाकिनी, भागीरथी व अलकनंदा, अलकनंदा व पिंडार गंगा, व अलकनंदा व धौली गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पे रुद्रप्रयाग स्थित है। प्रश्न संख्या 26 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 देखते हैं कि कोला प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? कोला प्रायद्वीप एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। कोला जो प्रायद्वीप है यूरोप में स्थित है, और ये भी यूरोप में देखा जाए तो ये रूस के पश्चिमोत्तर में स्थित है। कहाँ है? तो रूस के पश्चिमोत्तर में स्थित है, इसलिए कोला प्रायद्वीप कहाँ है? यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नेक्स्ट अगला क्या दिया? सीने बार। सीने बार किसका अयस्क है? एक तरफ अयस्क है, दूसरे तरफ धातु है। तो जो सीने बार जो है ना, ये सीने बार जो अयस्क है ये पारा का अयस्क है, अर्थात ए का किससे मिल जाएगा? 4 से। ए का किससे मिलेगा? 4 से। उसके बाद कैलामाइन किससे है? तो जिंक से है। कैलामाइन जिंक से है। तो बी का किससे मिल जाएगा? 3rd से। नेक्स्ट है कि एजुराइट। एजुराइट किसका है? तो एजुराइट है आपका कापर का, अर्थात सी का किससे मिलेगा? 2 से। सी का 2 से मिल जाएगा। और डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका है? तो डोलोमाइट है, एक ही बचा है मैग्नीशियम, अर्थात डी का किससे सुमेलित हो जाएगा? डी का 1 से। अब देख लेते हैं ए का 4, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1 किससे सुमेलित है? वो तो खत्म हो गया, कोई नहीं, फिर देख लेते हैं। सिनेबार जो था ये मरकरी से था।
जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। अर्थात ए का 4 देखते हैं किस में सुमेलित है। ए में नहीं सुमेलित है, ये कैंसिल। बी में है तो हो सकता है, सी में नहीं है तो ये भी कैंसिल, डी में नहीं है ये भी कैंसिल। देखिए ऐसे प्रश्न में एक मिला तो बाकी सब जो नहीं मिल रहा है तो बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कथन क्या है, सही है। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नीचे दिया कारण दिया है मुरादाबाद में तांबे और जस्ते के बृहद निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये कारण क्या है, गलत है। क्योंकि मुरादाबाद में पीतल के मुरादाबाद में तांबे और जस्ते के बृहद निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पे पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए देखते हैं ये सत्य है और आर असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। मुरादाबाद में तांबे और जस्ते के बृहद निक्षेप पाए जाते हैं, ये गलत है। अगला के 35 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 30 एक निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ए में पुकारा 92वें संविधान संशोधन, 96 संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन या 98 संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन अधिनियम मतलब सहकारी समितियों को संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतलब इसको मौलिक अधिकार दिया गया था। 97 संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। भारतीय झंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय झंडे का डिजाइन वर्ष 1931 में पिंगली वकैया द्वारा तैयार किया गया था। 31 का ये का स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर भारतीय झंडे को वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये क्या है ना, गलत है। क्योंकि भारतीय झंडे को 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित नहीं किया गया था, मतलब शामिल नहीं किया गया था। इसको 22 जुलाई 1947 कब 22 जुलाई 1947 को इसको सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, ये सही होगा तो देख लेते हैं। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का आकार क्रमशः 3 संबंधित 2 का होना चाहिए, ये क्या है, सही है। अगला है कि भारतीय झंडे को ध्वजारोहण संबंधी नियमों का उल्लेख भारतीय ध्वज संहिता 2002 के माध्यम से किया गया है, तो ये भी क्या है, सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या था, गलत था। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्लीयता के बढ़ते क्रम को सही प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 32 मानव लार, सिरका, काली काफी, नींबू का रस। तो जो मानव का लार जो होता है 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। सिरका का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, नहीं कम होता है, ये 3 होता है। देखिए सबसे ज़्यादा ना पहले आता है किसका, नींबू का रस आता है, मतलब सबसे कम होता है। कम तो बहुत कुछ होता है और भी बहुत कुछ, लेकिन इसमें जो दिया है सबसे ज़्यादा काली काफ़ी, मानव लार, नींबू का रस, सिरका। सिरका का जो होता है ये 3 होता है इसकी अम्लीयता। ठीक, जो काली काफ़ी है, काली काफ़ी का होता है 4.5 से लेके 5.5 तक होता है इसका। ठीक, और उसके बाद नींबू का जो रस होता है ये 2.4 होता है, 2.4। अब देखिए सबसे कम किस में 2.4 जो है नींबू का ही है। तो देखेंगे सबसे पहले नींबू किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले नींबू आ रहा है। ठीक, अब और भी मिलान करना चाहें तो 2.4 के बाद से 3 आ रहा है, जो कि 3 किसका था, 3 था सिरका का। कहाँ गए ये, यहाँ पे ये 3 था सिरका का, इसलिए नींबू के रस के बाद कौन आएगा, सिरका। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये मिल रहा है। उसके बाद काली काफ़ी का कितना था, 4.5 से लेके 5.5, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां आधिकारिक रूप से 3 राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना व ब्राजील। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ आधिकारिक तौर पे 3 राजधानियां हैं,
एक प्रशासनिक या कार्यकारी राजधानी, एक विधायी राजधानी, एक न्यायिक राजधानी। और प्रशासनिक और या कार्यकारी राजधानी को देखें तो ये प्रिटोरिया यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और विधायी राजधानी कहाँ है किसका, तो केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो ये ब्लो एम फोंटेन है। अर्थात दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं आधिकारिक रूप से। अगला प्रश्न है कि सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शाही पद, मतलब एक तरफ अधिनियम दिया, दूसरी तरफ उसकी वर्ष दिया है। तो शाही पद अधिनियम, देखिए जो शारदा अधिनियम था 1929 में आया था, अर्थात सी का किससे मिल जाएगा, सी का 2 से मिल जाएगा। उसका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हम नीचे से पढ़ रहे हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, अर्थात डी का किससे मिल जाएगा, थर्ड से मिल जाएगा। और जो ये शाही पद अधिनियम था 1876 में आया था, अर्थात ए का किससे मिलेगा, ए का मिलेगा 4 से। उसको भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम ये 1861 में था, 1861, बी का 4, अर्थात ए का बी का क्या था, हाँ बी का 1 हो जाएगा, सॉरी बी का 1। तो सही सुमिलित हो जाएगा ए का 4। अब देखते हैं ए का 4 किससे सुमिलित है। द रॉयल टाइटल एक्ट कब था, जो शाही पद अधिनियम था ये 1861 में आया था। ए का किससे सुमिलित है, 1 से। ऑप्शन नंबर सॉरी ये 1861 में था। द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में था। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए ए से 1 मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही मिल गया तो बाकी क्योंकि ए का 1, ओ सॉरी ये तो गलत हो गया। द रॉयल टाइटल एक्ट जो था शाही, ये कब था, 1876 में था। ए का 4 है, सॉरी ए का 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब बी का 1 इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में आया था, इसलिए बी का 1 होगा, न कि ए का, इसलिए बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शारदा एक्ट जो था 1929 में आया था, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1954 में, ओ सॉरी 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के समय में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में सर्वप्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, तो भारत में प्रथम फास्ट, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में सर्वप्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पहला इसमें कि भारत में सर्वप्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, तो इसके जो स्थापना हुआ था ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था, 2001 में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना, भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना, तो इस जिसको इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुआ था, 1985 में। और इसको कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत ग्राम न्यायालयों की स्थापना, तो जो ग्राम न्यायालय हैं इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुआ था, 2010 में। अब देखिए सबसे पहला क्या था, एक है 2001 में था, नहीं सो 2 है। सबसे पहले 1985 में भारत में पारिवारिक अदालतों की स्थापना, तो 2 आ गया। उसके बाद क्या है, 2001 भारत में सर्वप्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 2-1, और नीचे दिया है भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना 2-1-3, जो कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2-1-3। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा दोहा और चौपाई छंद लिखे गए हैं। चौपाई छंद में लिखे गए पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई, अवधी में, ब्रज में, बुंदेली में, खड़ी बोली में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी में। जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा दोहा और चौपाई छंद में पद्मावत को लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि साइबर दुनिया में किसी हैकर द्वारा आपको प्रलोभन के साथ कोई दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजकर आपसे किसी लिंक पर क्लिक करवाकर आपकी निजी जानकारी चुराने और तरीके को किस प्रकार के साइबर अटैक के रूप में जाना जाता है। आजकल हालांकि ये बहुत मतलब आम हो चुका है। कोई भी साइबर हैकर जो किसी के भी ईमेल पे कोई लिंक भेजता है और उस जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे सारी आपकी सूचनाएं, जितने आपके फ़ोटो मतलब गैलरी या सारा मोबाइल का एक्सेस उस जो हैकर है उसके पास चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या हैं, इसमें दिया फिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल या स्पैमिंग। तो इसको इस क्रिया को कहते हैं इस फिशिंग। इसको क्या कहते हैं? फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया? प्रश्न संख्या कितना है? 38 ये है। तो लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड बेबल के समय, लॉर्ड इरविन के समय या लॉर्ड हार्डिंग के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, वो भी सन 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है जीनी, चंपा, दूध सागर, अधेश्वर या अल्फान उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फसल की किस्में हैं? जीनी, चंपा, दूध सागर, अधेश्वर या अल्फान उत्तर प्रदेश में किस पौधे की जो किस्म है? तो अमरूद का, केला का, आंवला का, लीची का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केला का। ये चीनी चंपा, दूध सागर, अधेश्वर या अल्फान ये सभी क्या हैं? केला के फसल हैं, मतलब केला के एक तरह से प्रजाति हैं। अगला प्रश्न है 40, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदाओं को स्थानीय रूप से कल्हर या रे मृदा के नाम से जाना जाता है? गंगा के पूर्वी मैदानों के भागों के दोमट व बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी व क्षारीय मिट्टी या बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। तो देखिए कल्हर और रे की मृदा जो होती है इसको लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्या 40 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि विश्व को कुल कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? प्रश्न संख्या 41 है, विश्व को कुल कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? 24, 22, 24 या 26? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, 24 टाइम जोनों को विश्व में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरे तरफ राजधानी है। तो दिया क्या है? तिमिर लेस्ते। तो तिमिर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? ये पोर्ट मोरोबी दिया है, मेडागास्कर का अंतानानारिवो दिया है, या आर्मेनिया का येरेवन दिया है, या अजरबैजान का बाकू दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये नीचे का बी सी डी तीनों सुमेलित है। मेडागास्कर अंतानानारिवो, आर्मेनिया येरेवन और अजरबैजान की बाकू राजधानी है। लेकिन जो तिमोर लिस्ट है इसकी राजधानी पोर्ट मोरोबी नहीं है, इसकी राजधानी कहाँ है? ये दिल्ली। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ए सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही हो जाएगा। और ये पोर्ट मोरोबी है, ये पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। किसकी? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, महोबा या हमीरपुर। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और वहीं जब देखिए ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। देखिए जब प्रतिशतता के बारे में पूछे, मतलब प्रतिशत में कौन सबसे ज़्यादा, मतलब कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक, उसके लिए गाजियाबाद। लेकिन सबसे कम जनसंख्या पूछे तो वो क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर।
इन दोनों में थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस है, याद रखिएगा इन लोग। अगला देखते हैं, चंद्रकांता व काजर की कोठरी के रचनाकार कौन है? दूधनाथ सिंह, देवकी नंदन खत्री, केशवदास या विद्यापति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। ये चंद्रकांता व काजर की कोठरी। बचपन में हम लोग जब छोटे थे उस समय चंद्रकांता एक धारावाहिक आता था, काफ़ी बहुत ही। शक्तिमान के बाद से दूसरा कोई फेमस वो सीरियल था तो ये चंद्रकांता ही था। तो इसके जो रचनाकार थे ये देवकी नंदन खत्री थे। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 45, प्रश्न संख्या 45 है। राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा है ना, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर, पूरा लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी कि मी से क्या हो जाता है था? मिजोरम हो जाता। त्र से क्या हो जाता था? त्रिपुरा हो जाता था। और प से क्या? मीर पर। तो देखिए पर से हो जाता पश्चिम बंगाल, और ग से क्या हो जाता था? गुजरात, और मित्र पर गमछा झार। ठीक, तो झा से क्या हो जाता? झारखंड, और उसी में आ जाता था छत्तीसगढ़। गमछा से मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये राजस्थान, से राजस्थान, मतलब कुल 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये सही है। उसके बाद इसे 1905 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, जिसमें दिया कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? देखिए ये सभी युद्ध हैं, एक तरफ से बाबर और दूसरे तरफ से अन्य राजाओं द्वारा लड़ा गया था। तो बाबर जी, इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा एक छोटा सा ट्रिक है कि पानी पी खाना खा, चल घर। हालांकि थोड़ा बहुत फनी है लेकिन याद करने के लिए बहुत ही ठीक ठाक है। और इस क्या हो जाएगा ना, पानी पी से पहले कहा जाएगा पानीपत युद्ध, जो कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था अभी, ये कब हुआ था? 1526 में। ठीक, तो पहले क्या था आएगा? पानीपत का युद्ध। उसके बाद पानी पी खाना खा, उस खाना खा मतलब खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। और ये लड़ा गया था बाबर और राणा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद पानी पी खाना खा, चल घर। तो चल घर मतलब चंदेरी। ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। फिर नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। और ये बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इसलिए देखिए सबसे पहले आ जाएगा पानी अर्थात 2, पानीपत का युद्ध। उसके बाद खानवा के युद्ध अर्थात 2, 4। अब देखेंगे 2, 4 किस ऑप्शन में है? तो ए में नहीं है कैंसिल, सी में नहीं है कैंसिल, बी में है, डी में है, ये सही हो सकता है। उसके बाद 2, 4 के बाद क्या आएगा? 3, 2, 4 के बाद से 2, 4 के बाद से एक आ जाएगा 1528 जो चंदेरी का युद्ध होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। 2, 4, 1, 3 सही है। अगला है कि मोहम्मद, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर से चिन्हित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। तो अभिकथन क्या है? सही है। ठीक,
देखिए बीच में वीडियो रुक गया था, तो अब हम कुछ आगे थोड़ा ज़्यादा बोल दिए थे, लेकिन वीडियो रुका होता तो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो फिर भी मैं इस प्रश्न को शुरू से प्रश्न देख रहा हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी की राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। तो ये कथन क्या है? सही है। उसके बाद ये कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, जो उसके विरोधी बन गए थे। तो ये कारण क्या है? गलत है। अब देखते हैं किस ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया ए सत्य है किंतु आर असत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ दिया तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ से संबंधित था? कि तवांग जो मठ था ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था, अर्थात ए का किससे सुमिलित हो जाएगा? 4 से। ए का किससे? 4 से सुमिलित हो गया। उसके बाद रूमटेक मठ। तो रूमटेक मठ कहाँ से संबंधित था? तो ये सिक्किम से संबंधित था, अर्थात बी का किससे सुमिलित है? बी का है 3rd से। फिर उसके बाद हेमिस मठ। तो हेमिस मठ कहाँ से है? लद्दाख से, अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा? सी का 2 से। फिर चंद्रगिरी मठ कहाँ है? तो एक ही बचा है, तो ये ऑप्शन डी वैसे भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात चंद्रगिरी मठ उड़ीसा संबंधित है, अर्थात डी का किससे सम्मिलित है? डी का है 1 से। अब देखते ए का 4, बी का 3rd और सी का 2 किससे किस ऑप्शन में है? तो दिया था कि ए का 4 दिया था कि तवांग जो मठ था ये अरुणाचल प्रदेश में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd और सी का 2, डी का 1 ऊपर हम लोग मिला लिए थे, एक बार बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? गैलियम आर्सेनाइड, चीनी एल्युमिनियम, सिलिकॉन व एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम तो सबको पता है ये अर्धचालक नहीं होगा। प्रश्न संख्या क्या है? 50। तो एल्युमिनियम तो अर्धचालक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 4 मतलब ये 4 वाला जिस ऑप्शन में होगा ये कैंसिल हो जाएगा। सी में है कैंसिल है, डी में है ये भी कैंसिल है। ठीक। उसके बाद क्या है? चीनी मिट्टी। ये भी सबको पता ही होगा कि जितने थोड़ा सा भी सीरियस पढ़े होंगे तो पता हो चीनी मिट्टी क्या है। ये मतलब अर्धचालक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में 2 है। उसके बचा क्या? 1 और 3, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन। सिलिकॉन तो सबको पता होगा कि अर्धचालक है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड में कंफ्यूज होगा, लेकिन ऑप्शन बी ही केवल बच रहा है। तो 1 और 3, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि अपतानी निसु व सेरुदुंगपेन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में या केरल में? तो प्रश्न संख्या 51 का है। ये जो अपतानी निसी व सिरुदुंगपेन जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए ये अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न संख्या 52 है। ये जो लिया गया मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से या ईश्वासयोपनिषद से या बृहदारण्यक उपनिषद से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी में कठोपनिषद से। जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये कठोपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित सही सुमेलित है? ख्वाब महल कहाँ है? ख्वाब महल ये है, पूछा कौन सुमेलित है, अर्थात ख्वाब महल ये सुमेलित नहीं, ये आगरा दिया है। तो ख्वाब महल ये जो है आगरा में नहीं है, बल्कि ये है फतेहपुर सीकरी में। ख्वाब महल कहाँ है? सीकरी। उसके बाद हाजी वारिस अली शाह का मज़ार ये क्या दिया है? लखनऊ, जबकि ये भी लखनऊ में नहीं है, बाराबंकी में है। कहाँ है? बाराबंकी में। बाराबंकी में। फिर 52 इमली शहीद स्थल कहाँ दिया है? तो ये कहाँ दिया है? फतेहपुर। 52 इमली शहीद स्थल ये क्या है? फतेहपुर में। ये सही सुमेलित है। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ है? फतेहपुर में। और इसी से संबंधित एक और नाम आता है इमली शहीद स्थल, मतलब फांसी से ही संबंधित एक और है कि इमली शहीद स्थल स्मारक, तो ये प्रयागराज में स्थित है। जबकि 52 इमली शहीद स्थल कहाँ है? फतेहपुर में है। और पंच पांडव मंदिर फर्रुखाबाद में है। पंच पांडव मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में है।
सॉरी, ये फर्रुखाबाद में नहीं है। पूछा कौन सुमेलित है, तो 52 सी सुमेलित है, बाकी ये ए और बी और सी सुमेलित नहीं है। पंच पांडव जो मंदिर हैं ये फर्रुखाबाद में नहीं बल्कि ये नैमिषारण्य जो सीतापुर में पड़ता है वहाँ पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद दिया है। प्रश्न संख्या 54, तो ये क्या है, सही है कथन, ये क्या है, सही है। उसके बाद दिया मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्या दिया है, बागपत। तो ये भी कथन क्या है, सही है। अब देख लेंगे कि किस ऑप्शन में ये दोनों सही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों कथन सही दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। और जब प्रश्नों का अब मेरी आवाज़ आपको स्लो लग रहा होगा स्पीड में, तो इसको क्या करें कि 1.25 पे या 1.3 पे 4 पे इसको करके देख सकते हैं, जल्दी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, प्रश्न संख्या 55 का रहा है, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों के उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, केसी नियोगी या सी रंगराजन। तो ये महावीर त्यागी जो थे, इनकी जो ये मतलब ये जब अध्यक्ष बने थे तो 1968 में, कब बने थे, ये 1968 में बने थे। उसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी ये बने थे 1972 में, कब बने थे, तो 1972 में बने थे। उसके बाद केसी नियोगी, ये केसी नियोगी कब थे भाई, एक मिनट, हाँ केसी नियोगी जो थे ये 1951 में, ठीक 1951। और उसके बाद सी रंगराजन, तो सी रंगराजन जब ये कब थे, सी रंगराजन थे ये एक अध्यक्ष बने 2002 में, कब बने थे, ये 2002 में बने थे। अब देखिए सबसे पहले आ गए केसी नियोगी, तो 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए केसी नियोगी 1951 के बाद से आएगा क्या, 1968 जो महावीर त्यागी का काल मतलब ईयर है, तो 1967 एक के बाद से सॉरी 3 के बाद से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही देखिए केवल 3 के बाद से एक है, इसलिए बाकी ये ए और बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 56 है, तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल व राखीगढ़ी। तो सही सर इसका हो जाएगा ये धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से हड़प्पा स्थल के क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त पाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, धौलावीरा। प्रश्न संख्या 57 है, साहित्य के संरक्षक शाहजहां ने किसे पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया गया था। 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, भगवती स्वामी, रघुनाथ, जगन्नाथ या मुनीश्वर दास को। तो इसका सही आंसर होगा जगन्नाथ को। जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला है कि नेक्स्ट 58 है, जब निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 58 है, वुड डिस्पैच 1854 ये क्या है, सही है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये पहला क्या है, सुमेलित है। उसके बाद सैडलर आयोग ये भी 1954, ये भी शिक्षा से संबंधित है। हालांकि ये चारों जो समितियां हैं शिक्षा से ही संबंधित है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो समिति है सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक। उसके बाद से हार्टुंग समिति ये भी 1929 में आया था और ये भी शिक्षा से संबंधित है। उसके सार्जेंट योजना 1942 दिया है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो चूंकि ये सार्जेंट आयोग 1942 में नहीं बल्कि कब आया था, ये 1944 में आया था। कब, 1944 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1944 में ये सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता से सबसे कम होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एस्चुअरी या शीतोष्ण पर्णपाती वन या खुला समुद्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 59 का डी। जो खुला समुद्र है इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है, किसका? खुला समुद्र का होता है। प्रश्न संख्या 60 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री में, राज्य के राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये कहाँ किसमें नहीं होती थी? राज्यपाल में नहीं होती थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 154 आर्टिकल 154(1) के अंतर्गत। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसकी जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष की गई थी? 2014 में, बी दे रहा 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पौधों की पत्तियों से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है जिनका उपयोग साबुन, इत्र, दवा इत्यादि के रूप में किया जाता है? तो क्या दिया है? लेमन ग्रास। प्रश्न संख्या 62 है, लेमन ग्रास, जेरनेलियम, आर्किड या सेन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमन ग्रास और जेरेनियम। इन दोनों का प्रयोग क्या है ना कि साबुन, इत्र तथा दवा इत्यादि के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लेमन ग्रास और जेरेनियम। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा को 2.5 दिन के झोपड़ा को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये राजस्थान में है। चूँकि ये पहले एक सरस्वती मंदिर था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा के, या उस पर यूँ कहें तो मकबरा बनवा के केवल इसको नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आजकल मस्जिद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1192 में। 1192 में। फिर गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ये देखिए, जो गढ़मुक्तेश्वर मंदिर का मस्जिद का जो निर्माण था, इसको बनवाया था गयासुद्दीन बलबन ने, और ये बना कब था? 1283 में बलबन के समय में बना था ये। ठीक। उसके बाद सीरी फोर्ट का किला, सीरी फोर्ट का जो किला है, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था, और बना कब था? ये 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। उसके बाद क्या आता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना था 1231 में, 1231 में। और तुरंत दिमाग दौड़ाइए कि 1231 में कौन शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में? तो इस समय था कौन? इल्तुतमिश। तो इसका सही कालानुक्रम हम देखें तो पहले आ जाएगा 1192, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसलिए एक किसका पहले आएगा? एक। उसके बाद से क्या है कि 1231, तो 1201 के बाद क्या आ जाएगा? एक के बाद आएगा आपका 4। अब देखेंगे एक के बाद किस ऑप्शन में 4 है। अब हालांकि बैक करेंगे तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा लिखा हुआ, फिर भी हम देख लेते हैं। 104 आया, मतलब एक के बाद से 4 आया। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का निर्माण था। उसके बाद से क्या आ जाए? 1283, जो 2, अर्थात 1 4 2 3, 1 4 2 3। देखते हैं आप किस ऑप्शन में है। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉफी के व्यापार के लिए मशहूर मोचा शहर किस देश में स्थित है? ब्राजील में, इथोपिया में, यमन में या थाईलैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 64 का सी। मोचा जो शहर है ये कॉफी के लिए, मोचा जो शहर है कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, और ये यमन में स्थित है। और कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा देखें तो कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भुवन कोश, एक तरफ रज सूची है, दूसरे तरफ लेखक हैं। तो एक तरफ भुवन कोश, महावीर चरित, किरातुर्जुनीय, किरातर्जुनीय और या स्वप्नवास दत्ता। तो देखिए जो भुवन कोश थे, हिंदी और ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा इसलिए हम लोग इंग्लिश ही, लेकिन खैर इंग्लिश में ही ऑप्शन अगला ही जो ऑप्शन है इसका जो दिया अगले पेज पे, खैर हम लोग यहाँ देख लेते हैं हिंदी में ही था। देखिए भुवन कोश जो था ना, भुवन कोश ये राजशेखर की रचना थी, अर्थात ए का किससे सम्मिलित हो जाएगा 2 से। फिर जो महावीर चरित जो था ये भवभूति की रचना थी, बी का किससे सम्मिलित हो जाएगा 2 से। उसके बाद किरातर्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना थी, अर्थात सी का 4 में हो जाएगा। या स्वप्न वास दत्ता एक ही बच रहा है, ये कहाँ चला जाएगा भास में, अर्थात ए का 2 में, बी का 1 में। अब देखते हैं कौन सा सम्मिलित है। ए का 2 था तो इसलिए एक ही ऑप्शन देखते हैं, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ए का 2, बाकी ए में किसी में भी 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, जोरवे कल्चर चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जोरवे कल्चर की जो चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है भारत में महाराष्ट्र में स्थित है। और जोरवे कल्चर को ना मालवा कल्चर के पहले ही माना जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि क्रम लगाने के लिए कौन कल्चर पहले आया कौन बाद में आया। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध विद्वान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध विद्वान नहीं था? वसुबंधु, नागार्जुन, मेरुतांगुचार्य और दिगनाग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुतुंगाचार्य। मेरुतुंगाचार्य जो थे ये बौद्ध विद्वान नहीं थे। मेरुतुंगाचार्य जो थे ना ये जैन विद्वान थे। कौन थे? ये जैन विद्वान थे। बाकी वसुबंधु, नागार्जुन और दिगनाग ये तीनों लोग क्या थे? ये बौद्ध ही थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुतुंगाचार्य जैन गुरु थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 68, भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर के.एल. चड्ढा या विश्वनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया था मोहन सिंह मेहता ने। किसने दिया था? मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। क्योझर कहाँ था? ये क्योझर जो है उड़ीसा में है। ठीक, ए का 4 और ये उड़ीसा राज्य के मैग्नीज क्षेत्र हैं। उसके बाद क्या है? भंडारा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, बी का 3rd सुमिलित है। उसके बाद पंचमहल कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। पंचमहल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद श्रीकाकुलम एक ही बज रहा है, श्रीकाकुलम कहाँ चला जाएगा? आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कौन सा अगले पेज पे है, इसको हम सही आंसर ही देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था? सही था। बाकी आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, उधर बोल दिए हैं, ए इसका ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति में कोरल और जुजैथेलय के बीच निम्नलिखित में से कैसा संबंध होता है? सहजीविता, स्वभोजिता, स्पर्धा या परभक्षण। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहजीविता। प्रवाल भित्ति में कोरल और जुजैथेलय के बीच निम्नलिखित में से कैसा संबंध होता है? सहजीविता। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कर रहा है। 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 34वीं NI रेजिडेंट की सिपाही मंगल पांडे ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज एजुडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी? अभी तक देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन ऊपर के स्टेटमेंट से ही प्रश्न पूछे गए हैं कि पहले जो ये मंगल पांडे जो थे किस रेजिमेंट से संबंधित हैं, कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है, किसने गोली मारा था। इसमें पूछा किसको मारा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछे क्या दिया, वाल्टर सी रैंड और चार्ल्स ई आयस्ट को, जॉन सैंडर्स को, ह्यूसन व बाउ को या परसेवेल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूसन व बाउ।
अंग्रेज एजुडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी? किस अंग्रेज एजुडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूसन बाउ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 29 मार्च 1857 को। अगला प्रश्न है 72 कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की स्थिति से लागू किया गया? 25 दिसंबर 2019, 25 जनवरी 2020, 25 फरवरी 2020, 25 मार्च 2020। तो देखिए ज़्यादातर ये तो महत्वपूर्ण है ही कि प्रश्न क्या पूछ सकता है, लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो जो 104वां जो संविधान संशोधन था ये संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के सदस्यों को नामित करने से संबंधित था। तो इसको समाप्त कर दिया गया 25 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। 25 जनवरी 2020 से इसको लागू किया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, बी करें। इस प्रश्न संख्या 73 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? मेघालय में। सबसे ज़्यादा मेघालय में था 27.9%। उसके बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो इससे यहाँ पे क्या था? दशकीय वृद्धि यहाँ पे कितना था? यहाँ 26% था। कितना था? 26%। उसके बाद बिहार में देखें तो बिहार में कितना था? यहाँ पे 25.54% था। ठीक, तो सबसे और उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से मिजोरम में क्या कितना था? तो 23.5%। और झारखंड की बात करें तो 22.4% था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितना था? तो 22.6%। अब देखिए सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है झारखंड में, यहाँ पे 22.4% है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही काल क्रमानुसार क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 5 है। उसके बाद से क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिजोरम में कितना है? 23.5%। इसलिए 5, 4, 2। और झारखंड में कितना है? 22 घटते क्रम में पूछा ना, तो उसके बाद 1 आ जाएगा जो छत्तीसगढ़ 22.6 है। उसके बाद झारखंड 22.4 है, अर्थात 5, 4, 2, 1, 3। अब देखते हैं 5, 4, 2, 1, 3 किस ऑप्शन में है? क्या पूछा था? 5, 4, 2, 1, 3 था ना, तो यही ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 74 कि निम्नलिखित में कौन सा भू आबद्ध देशों के उदाहरण हैं? अल्बानिया, कोसोवो, स्लोवेनिया या बेलग्रेड। देखिए भू आबद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनकी समुद्र जो सीमा होती है समुद्रों से नहीं लगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसोवो जो है, कोसोवो और बेलग्रेड। कोसोवो और बेलग्रेड जो हैं ये यूरोप के देश हैं 2 और 4। और ये क्या ना कि ये मतलब समुद्री सीमा से नहीं लगे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाए। क्योंकि पूछा है कौन भू आबद्ध देशों के उदाहरण। सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया लग रहा है। नहीं, सही है। पूछा है कौन भू आबद्ध देश है, तो कोसोवो सही है। ठीक है, तो कोसोवो और बेलग्रेड है ये भू आबद्ध देश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 2 और 4। ठीक। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में, 1951 में, या 1968 में, या 1990 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में भारत में जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम पारित किया गया था 1948। और आज की वीडियो में ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और आज की वीडियो में 75% क्वेश्चन तक ही देखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।